इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल के निर्माण और क्रियाविधि एवं उपयोग का। अब नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO। इस चैप्टर में जो पहला 15 वर्ग का तत्व था उसमें दो और हम लोग बात कर चुके हैं। एक था आपका अमोनिया और एक था डाइनाइट्रोजन, और तीसरा है आपका नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि नाइट्रिक अम्ल का विरेचन या निर्माण कैसे होता है, जिसका दो तरीका है। एक तो प्रयोगशाला में अलग विधि है, और फिर जो व्यापारिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए है वो अलग विधि होता है। प्रयोगशाला में सिर्फ बना के चेक किया जाता है कि ऐसा बन सकता है कि नहीं, लेकिन व्यापारिक विधि में उसको बेचना होता है, मतलब बिजनेस करने के लिए, या मार्केट में जो अवेलेबल है क्योंकि ज़्यादा व्यापक मात्रा में चाहिए तो उसके लिए वो होता है। तो प्रयोगशाला में आपको सोडियम नाइट्रेट और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जब अभिक्रिया करवाया जाता है कांच के रिटार्ट, कांच का रिटार्ट एक बर्तन होता है, तो आपको यहाँ पे NaHSO4 और नाइट्रिक अम्ल बनता है। दूसरा हम लोग देखेंगे व्यापारिक विधि। आपसे परीक्षा में भी पूछ सकता है कि जो ओसवाल्ड विधि के द्वारा किस का निर्माण होता है, वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा डाइनाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल और कुछ और भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग मारेंगे ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे देख सकते हैं इसका 3 गो चरण है, 1 चरण, 2 चरण और 3 चरण। तो पहला चरण में देखिएगा NH3 यानी कि अमोनिया, अमोनिया है हाँ, प्लस 5O2। यहाँ पे इसका उत्प्रेरकीय ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीकरण होता है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन है। यहाँ पे कैटेलिस्ट उत्प्रेरक प्लैटिनम, और प्लैटिनम यहाँ पे रोडियम है RH। 500 केल्विन यानी कि हाई टेम्परेचर है, और 9 बार दाब पर जब रिएक्शन होता है तो 4NO और 6H2, यहाँ पे पानी और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड का फिर ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है NO2, और NO2 का फिर से जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं यहाँ पे, तो आपका बन जाता है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 एक्वस। अब यहाँ पे AQ का मतलब क्या है, जलीय विलयन। नॉन एक्वस का मतलब होता है अजलीय विलयन। आपको हम AQ का मतलब बताएं कि उसमें विलयन एक चैप्टर पढ़ाए थे, तो उसमें हम बताए हैं। अब इसका गुण देखिएगा तो आपका जो नाइट्रिक अम्ल है रंगहीन द्रव होता है, जलीय विलयन में यह प्रबल अम्ल बनाता है, सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है। अब ऑक्सीकारक और अवकारक तो आप लोग जानते हैं, जो अम्ल होते हैं जो ऑक्सीकारक होते हैं, और क्षार होते हैं जो अवकारक होते हैं। यह सोना और प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया नहीं करता। एग्जाम में आपसे भी पूछ सकता है कि नाइट्रिक अम्ल इनमें से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नाइट्रिक अम्ल इनमें किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उसमें एक ऑप्शन आपको सोना और प्लैटिनम दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो आपको उसी को टिक करना होगा। अब इसका उपयोग देखिएगा, तो आपको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है कृषि के लिए। तो यहाँ पे उर्वरक के लिए अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का जो उपयोग होता है उर्वरक बनाने के लिए, उसमें उसका निर्माण आपको नाइट्रिक अम्ल से ही होता है। अब अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक भी है, जो आप लोग जानते होंगे कि माओवादी लोग जब बम वगैरह का जो उपयोग करते हैं उसमें अमोनियम नाइट्रेट का भी यूज होता है। यहाँ पे देखिए कार्बनिक नाइट्रेट हो, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन और ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये TNT है, और नाइट्रोग्लिसरीन इसका भी यूज होता है बम बनाने में। बम बनाने में इसका भी यूज होता है। आप लोग आए दिन पढ़ते होंगे, आज भी हम पेपर में पढ़े हैं कि दरभंगा में एक व्यक्ति बम बनाते समय उसका घर विस्फोट हो गया, तो वो गलत उसका मात्रा था, वो गलत मात्रा में प्रयोग कर दिया होगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं। बहुत सारे हैवी एक्सप्लोजिव, बहुत भारी विस्फोटक होता है दोनों, उसका जो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा जो है ना विस्फोट ला देता है। आतंकवादी लोग भी इस सब का यूज़ करते हैं, केमिकल के द्वारा बम बनाते हैं। अब स्टेनलेस स्टील के अम्ल उपचार में, मतलब ताकि वो अम्ल से अभिक्रिया करके वो खराब नहीं हो, उसमें भी धातुओं का निछारण करने के इसका यूज़ होता है। और रॉकेट इंजन में ऑक्सीकारक के रूप में, रॉकेट इंजन में जो ईंधन होता है उसमें ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि अच्छे से रॉकेट काम कर सके। इसके बाद तुरंत हम लोग देखेंगे फास्फोरस के अपरूप, और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, मतलब कि चैप्टर में जो वर्ग 15 हो जाएगा वो समाप्त हो। अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस यानी कि P4 4 अणु, इसके 4 परमाणु एक साथ मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं।
तो फास्फोरस के 3 अप्रूफ हैं, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। यहाँ पे श्वेत फास्फोरस का देखिएगा स्ट्रक्चर, 4 परमाणु मिलकर फास्फोरस का, श्वेत फास्फोरस का एक अणु बना रहा है P4। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। श्वेत फास्फोरस के कुछ प्रमुख गुण देख लीजिए। पारभासी होता है, उजले रंग का एक ठोस है, जल में अविलय होता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है। यहाँ पे इस चीज को याद रखिए कि श्वेत फास्फोरस किस चीज में विलय है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में। उसके अलावा विषैला है और अंधेरे में दीप्त होता है, मतलब अंधेरे में दिखाई पड़ता है, जैसे प्रकाश दिखाई पड़ता है उसी तरह से आपको श्वेत फास्फोरस अगर कहीं पे रखा हुआ होगा तो वो आपको दिखाई पड़ेगा कि श्वेत फास्फोरस है। उसके बाद देखिएगा लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस जब श्वेत फास्फोरस को अक्रिय वातावरण में 573 केल्विन यानी कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड 573 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो लाल फास्फोरस का निर्माण होता है। यानी श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस का निर्माण हुआ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। इसका रंग कैसा होता है, लोहे जैसा धूसर। माचिस पे आप देखे होंगे जो ऊपर में लगा रहता है फास्फोरस ही है। गंधहीन, अविशैला, जल एवं कार्बन। गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता, और अविशैला भी है, मतलब ये जहरीला नहीं है। मतलब यदि जहरीला श्वेत फास्फोरस को आप 573 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म कर दीजिएगा तो विषैला नहीं रहेगा। यह जल एवं कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में अविलय होता है। वो श्वेत फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में विलय था लेकिन ये नहीं है, और ये अंधेरे में अधिक होता है। अब उतना टेम्परेचर पे आप गर्म कर दिए तो ये जो दिखने की क्षमता था वो इसका समाप्त हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग काला फास्फोरस। काला फास्फोरस बनता है आपको श्वेत फास्फोरस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। ये 2 प्रकार का काला फास्फोरस है, अल्फा फास्फोरस और बीटा फास्फोरस। अब फिर से इसको देख सकते हैं, श्वेत फास्फोरस को जब गर्म कीजिएगा तो लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस को जब गर्म कीजिएगा तब काला फास्फोरस। अब यहाँ पे देखिएगा लाल फास्फोरस का जो सूत्र होता है, तो जो श्वेत फास्फोरस है उसका कई सारा चेन होता है, इसका अणु का चेन एक ही होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आगे भी इसी तरह से ये जारी रहेगा। फास्फोरस से एक निर्मित होता है यौगिक इंपॉर्टेंट है जो कि है फॉस्फिन। तो यहाँ पे देखिएगा फॉस्फिन इसका फॉर्मूला होता है PH3। इसका आप लोग को हम स्ट्रक्चर करवाए हैं जब आपको हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए थे 11th में उस समय। कैल्शियम डाइफॉस्फाइड को जब आप जल के साथ कैल्शियम फॉस्फाइड को जब आप जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोक्साइड होता है प्लस फॉस्फिन का निर्माण होता है। यहाँ पे फिर देखिएगा कैल्शियम फॉस्फाइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो फिर से PH3 का निर्माण होता है, यानी कि फॉस्फिन का निर्माण होता है। अब इसके गुणों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यह एक रंगहीन होता है यौगिक है, इसमें सड़ी हुई मछली की गंध होती है फॉस्फिन में। जल में यह आंशिक रूप से विलयन है। इसका जो जलीय विलयन है सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर लाल फास्फोरस देता है। आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि जो फॉस्फिन है वो अवघटित होकर कौन सा रंग का फास्फोरस देता है या फास्फोरस का कौन सा प्रकार देता है। तो यहाँ पे आपको याद करना होगा लाल फास्फोरस। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। फॉस्फिन 2 नंबर में पूछ सकता है। यहाँ पे इसका रिएक्शन देखिए 4PH3 सूरज का प्रकाश की उपस्थिति में P4 + 6H2 बनाता है। इसका उपयोग का होम्स सिग्नलों में और धूमपटों में। होम्स सिग्नल क्या होता है आप लोग मूवी में देखे होंगे, विशेष करके हॉलीवुड मूवी में, कि एक पतला सा रहता है उसको एक बार ऐसे करके और फेंकता है तो उससे रोशनी निकलता है, तो वही होता है होम्स सिग्नल, ताकि सिग्नल दे सके। शायद यही होता है। आज के लिए यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग वर्ग 16 के तत्व शुरू करेंगे और फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट का 2 टॉपिक और बचा हुआ था। एक वहाँ पे है कंपेयर करने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, सॉरी पोटेंशियोमीटर वायर के द्वारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, और शक्ति वगैरह जो शक्ति हीट जो छोटा छोटा टॉपिक है 2-3 वो करना है, तो वो भी कल कर लेंगे। और करंट समाप्त करने के बाद फिर मैग्नेट शुरू करेंगे।